आखिरकार वो हो गया जिसको बहुत बड़ी कामयाबी, सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए एक ताज़ियाने से कम नहीं है। यानी पाकिस्तान जो है, इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत जो है वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम के दीगर अरकान जो हैं वो इस वक्त जो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है और बर्गनस्टॉक में। दूसरी जानिब ईरान का वफ़द भी वहाँ मौजूद है, बाकर कालीबाफ, अब्बास इराक़ची और दीगर लोग। और अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस और जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ये तमाम लोग वहाँ पे आने वाले दिनों का जो ईरान और अमेरिका का जो दरमियान पीस ट्रीटी हुआ है या डील हुई है उसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस हवाले से एक बयान दिया था, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ एक ऐसा तबका मौजूद है जो कि पाकिस्तान से बराह रास्त दुश्मनी पर उतरा हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन पहले जब वज़ीर आज़म ने अपना स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख किया तो उस पर बगलें बजाई थी, बल्कि खुशी के शादियाँ नहीं बजाए थे और कहा यह गया था कि पाकिस्तान का तो इस मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जंग से बचाया है। हमें तो कोई ऐसा हार गले में नहीं पहनने थे कि ईरान और अमेरिका का जो हमने अमन मुआहदा करा दिया उसके नतीजे में पता नहीं कोई हमें कुछ 4 ताज लग जाएंगे। नहीं, हम पूरी दुनिया का अमन बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों को इस बात पर तकलीफ़ थी। उनका कहना ये था पाकिस्तान कर ही कुछ नहीं रहा, ये तो बराह रास्त टॉक्स हो रही हैं। कभी कह रहे थे इसमें कतर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान तो एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिर स्विट्ज़रलैंड का जब दौरा ईरान के कहने पे पाकिस्तान मनसूख किया गया, चूँकि ईरान लिबनान वाले मामले में सेटिस्फाई नहीं था, इसराइल मुस्तकिल लिबनान पे हमले कर रहा था, तो ईरान वालों के ऐलान करने से पहले से शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, बिकॉज हम मीडिएटर भी हैं, हम सालिस भी हैं, हम गारंटर भी हैं। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहा, अपना दौरा मनसूख किया। फिर उसे अमेरिकन रुक गए, फिर ईरानी तो जाना ही नहीं चाहते थे। तब भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी के शादियाने बजाए थे। लेकिन बहरहाल आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पाकिस्तान ही मेज़बान है बर्गनस्टॉक में, पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान ही की मीडिएशन है, पाकिस्तान ही की 80% तजावीज़ हैं जिनको दोनों पार्टियां सिर्फ स्टडी करती हैं और ऑलमोस्ट उन सबको मान भी लेती हैं। अब सवाल ये है कि ये अमन मुआहदा तो हो गया और इसमें 3 दिन ये लोग यहाँ रुकेंगे। उसके बाद ये 60 रोज़ा जो प्रोसेस है ये गाए बगाए चलता रहेगा। इस दौरान ये लोग इस्लामाबाद में भी बैठेंगे और मुमकिन है दोहा में भी बैठें 60 डेज़ के दौरान। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये अगर यही सब कुछ होना था तो ये जंग हुई क्यों थी? ये बहुत अहम सवाल है और पूरी दुनिया ये अब सवाल उठा रही है जो कि अमन होने के बाद कि भाई आपने हासिल क्या किया। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन थे नहीं, आपने उसके हवाले से झूठ बोला है। उसके पास ना न्यूक्लियर वेपन थे, ना ये सलाहियत थी कि वो जंगी हथियार बना सके। एक छोटी मोटी प्रॉक्सीज़ वो चला रहा था हिजबुल्लाह की सूरत में, हमास की सूरत में, इसराइल के इर्द गिर्द। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खित्ते का जोग्राफिया बदल सकें। हमसाया ममालिक को नुकसान वो पहुँचा नहीं सकता था। फिर आपने क्यों उस पर हमला कर दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्यों उस पर हमला किया? और इसका जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा। लेकिन इसका सादा सा जवाब ये है कि ये हमला अमेरिका ने नेतन्याहू के कहने पे किया और नेतन्याहू बुनियादी तौर पे ये लोग मज़हबी जो अक़ाइद हैं उनके अंदर इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि इनके लिए ये छोटे छोटे मामलात को भी इसलिए फैला देते हैं कि किसी अक़ीदे के तहत उन्हें ये करना ज़रूरी होता है। नेतन्याहू के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस वैली ऑफ जनीन के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा रखे। वैली ऑफ जनीन में ईरान शामिल नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन और फ़लस्तीन से होता हुआ शाम और मिस्र, इजिप्ट के कुछ इलाके, इराक़, ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं इनके ऊपर कब्ज़ा करेगा नेतन्याहू या इसराइल, तो फिर तो ग्रेटर इसराइल बनेगा। उसमें से बहुत सारे इलाकों पे उसकी तकरीबन उसका कब्ज़ा है और अगर नहीं भी है तो वो ईरान को मतलब अगर वो डेंट करता है बुरे तरीके से तो इस पूरी वादी पे उसका कब्ज़ा हो जाता है। तो नेतन्याहू ने प्रोवोक किया था अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमला करें। इसराइल की मोहब्बत में उन लोगों ने हमला किया। बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि हम ज़्यादती कर रहे हैं तो वो पैसे कमाने की तरफ चले गए। उन्होंने ईरान का नेवल ब्लॉकेट कर दिया और क्या कहते हैं मार्केट में तेल का क्राइसिस पैदा किया। नतीजा ये है कि उनका तेल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल की प्रोडक्शन होने लग पड़ी, वो बिकने भी लग पड़ा। अपने पैसे उन्होंने पूरे किए, फिर खलीजी ममालिक से भी पैसे लिए होंगे। लेकिन इस जंग का जो एंड है वो अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। आपने सिविलियंस मार दिए, लेबनान में भी अनगिनत हज़ारों सिविलियंस मर गए, ईरान में भी सिविलियंस मर गए
और आज आप इसको विदाउट एनी एंड आप इसे ख़त्म कर रहे हैं। अमेरिका की तो ये स्ट्रेटजी है। अमेरिका का तो तरीक़ाकार ये है कि वो जिस भी मुल्क पर हमला करता है उसको मारता है, पीटता है एक हद तक, और इतना कमज़ोर कर देता है कि वो बरसों लगे उसको दोबारा उठने में। तो वही काम उसने ईरान में भी किया है, अपने रिवायती तरीके से जंग लड़ी है। इसराइल जो था वो इससे ज़्यादा चाहता था, लेकिन अमेरिका ने अपने स्टाइल की वॉर की है और वो नुकसान जो उसने ईरान को पहुंचाना था वो पहुंचा लिया, और वो इस पोजीशन में है कि गाए गाए दोबारा भी पहुंचा सकता है अगर हालात ख़राब हों। जैसे अभी 2 दिन पहले ज़रा मुआहदा करने के पे सिग्नेचर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान इज़ फिनिश्ड, हम इंजॉय करेंगे ये 60 दिन देखेंगे ये क्या करते हैं। तो ये एक अलग बात है। ये जो जंग है ये जो शुरू की गई थी उसमें चले अमेरिका ने तो ये बात मान ली कि नेतन्याहू के कहने में हमला कर दिया, लेकिन आखिर इसराइल को क्या नज़र आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। तो जो बज़ाहिर बात नज़र आती है वो यही है कि इस नेतन्याहू को तवक्को थी कि जब वो ईरान की जो टॉप लीडरशिप है आयतुल्लाह ख़मीनाई को मार देंगे तो उसके बाद ये हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी, और जब हुकूमत कोलैप्स करेगी तो उनके अपने बंदे, बहुत गहरा ताल्लुक़ है ईरान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, तो जो उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं वो टेक ओवर कर लेंगे और ईरान के अंदर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी और सारी वैली ऑफ जनीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर अपना कब्ज़ा गायब जो उन्होंने टाइम फ्रेम मुकर्रर किया होगा उसके मुताबिक कर लेंगे। आयतुल्लाह ख़मीनाई की डेथ के बावजूद और बहुत बड़ी तादाद में उनकी सारी टॉप लीडरशिप जो है वो एलिमिनेट हो गई, 3-4 बंदे ही बचे। उनमें मसूद पज़ेश्कियान बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, वो उनके फॉलोअर उस तरह नहीं है। बाकर कालीबाफ है, अब्बास अराग़ची भी न्यूट्रल सा बंदा है, पासदारान इनकलाब के भी थोड़े से लोग रह गए हैं। लेकिन हुआ ये कि ईरान की जो आवाम थी उसकी बड़ी तादाद ने, अगरचे बहुत बड़ी तादाद मौजूदा रजीम की मुखालिफ है, लेकिन अपनी सेल्फ सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को भांप लिया कि अगर इस वक्त हमने इस तरह की कोई हरकत की तो ये हमें डेंट करेगी। नतीजा ये है कि ईरान के अंदर से कोई ऐसी मुज़ाहमत नहीं हुई, बल्कि जंग के दिनों में वो मुल्क यूनाइट हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान भारत का जब मई 2025 में क्लैशेज़ हुए थे तो पाकिस्तान सारे का सारा इकट्ठा हो गया था। हर ऐसे मौके पर जिसमें मुल्क को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो हमारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। द सेम हैज़ हैपेंड इन ईरान। वो ईरानी जो मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ आम दिनों में सड़कों पर होते थे वो खामोश हो गए, किसी डर से नहीं खामोश हुए, बल्कि वो अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए और अपने मुल्क की बका के लिए सारे के सारे इकट्ठे हुए और वो एक जगह खड़े हो गए कि नहीं, हमें पहले अपने वतन का दिफा करना है। नतीजा ये है कि नेतन्याहू का प्लान शटर हो गया। अब इसको पूरी दुनिया, अमेरिका की भी बहुत बड़ी नाकामी करार दे रही है, स्ट्रेटेजिक लॉस ऑफ ए वॉर करार दिया जा रहा है। और नेतन्याहू के बारे में ये कहा जा रहा है चूँकि इसराइल में ये चीज़ है, डेमोक्रेसी तो वहाँ है, अक्टूबर में वहाँ इलेक्शन होने हैं कि वो इलेक्शन हार जाएगा, और अगर नहीं भी हारेगा तो प्रो अमेरिका जो ग्रुप है वो उसकी कोशिश होगी कि अब ये दोबारा इक़्तिदार में ना आए। बहरहाल ये सब कुछ, ये तमाम मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ना तो ये किसी क़तर ने करवाएं क्योंकि उनके पास ये काबिलियत ही नहीं है, ना ही ये अमेरिकन और इसराइल खुद कर सकते थे। ये सारे का सारा फ्रेमवर्क पाकिस्तान का बनाया हुआ है। ईरान के अंदर जो यूनिटी आई वो इस तरह आई कि पिछले साल जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए तो पाकिस्तान ने जाकर उनको सेफ गार्ड किया और उनको इस बात का यकीन दिलाया कि आपको सेव करने वाले आपके मददगार मौजूद हैं, आपके पास भले 4 बंदूकें ना हो लेकिन हम आपकी हिफाजत कर सकते हैं, आप हमारे मुसलमान इस्लामी भाई हैं। और उस यकीन के नतीजे में इस बरस, अगले बरस जब उन्होंने हमला किया तो ईरानियों को पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार था। तशक्कुर पाकिस्तान का लफ्ज़ ईरान में गुज़िश्ता 70 बरस में इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना पिछले 2 महीने में यूज़ हुआ है। हर ईरानी की ज़बान पर यही कलमा है और ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। तारीख़ में पहली मरतबा वो इसराइल जो दुनिया के 90% फाइनेंसेस पे काबिज़ है, जिसके यहूदियों के 8-10 घराने पूरी दुनिया की दौलत 80% दौलत पे काबिज़ हैं, जो डोरियाँ हिलाते हैं तो पूरी दुनिया के मामलात चेंज हो जाते हैं, उनको नाको चने चबवाए हैं, उनका नाक रगड़वाया है और उनको जिसको कहते हैं ना शिकस्त फाश दी है किसी ने, तो वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की प्लानिंग है, पाकिस्तान के मौजूदा थिंक टैंक ने किया है। मिलिटरीली तो वो हमसे जीत ही नहीं सकते, लेकिन उनको ये गुमान था इजराइलियों को कि वो बहुत अच्छे प्लानर हैं, उनकी प्लानिंग सारी खाक में मिलाई है तो इस्लामाबाद ने मिलाई है। तो ये दिस इज़ अ बिग क्रेडिट। ये आने वाले दिनों में जब डिप्लोमेसी पे किताबें लिखी जाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है।